हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। प्रीवियस सेशन में हमने एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करी थी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, और आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। हर एक सवाल को हम एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे, और यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आइए, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें हम सुसाइड बैग्स क्यों बुलाते हैं? देखो बेटा, ये तो एक फैक्ट है कि एक सेल में ना तमाम तरह की एक्टिविटीज़ होनी होती है, मतलब कि एक सेल को कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। अब अगर तो एक सेल हेल्दी है तो वो अपने सारे फंक्शंस 100% एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर लेगा, और वहीं अगर एक सेल डैमेज हो गया है, वो भी ऐसा डैमेज कि अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो वो डैमेज्ड सेल पूरी कोशिश करेगा अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बट वो एफिशिएंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि आपको एक हेल्दी, एक नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग में मिलती है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आपके सामने दो लोग खड़े हैं, एक इंसान बिल्कुल फिट है, फिजिकली मेंटली एकदम हेल्दी है, ठीक है, तो वो अपने दिन भर के सारे काम अच्छे से कर लेगा। वहीं आपके सामने जो दूसरा इंसान खड़ा है वो थोड़ा सा बीमार है, मतलब सपोज उसको सर्दी ज़ुकाम हो गया है। अब कहने को बेटा सर्दी ज़ुकाम कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन जब भी सर्दी ज़ुकाम होता है तो हालत ख़राब तो हो जाती है। स्टार्टिंग के जो 1-2 दिन है ना वो बहुत मतलब परेशानी वाले होते हैं। फीवर आ जाएगा, नाक बहती है, सर दुखता है, आँखें दुखती हैं, ऐसा लगता है कि बस रेस्ट कर लें, लेटो तो नाक अलग बंद हो जाती है, वो और समस्या है ना, मतलब समस्या ही समस्या। तो एक इंसान को बेटा सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो नेचुरली वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। 2 काम करने के बाद उसको लगेगा कि यार मैं लेट जाऊँ, मैं रेस्ट कर लूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है ना। वैसे ही आपको डैमेज्ड सेल और एक हेल्दी सेल की एफिशिएंसीज के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि नॉर्मल सेल तो अच्छे से अपने काम कर लेगा सारे, डैमेज्ड सेल जो है वो बोलेगा कि भैया डैमेज हो चुका है हमारे अंदर, वो भी ऐसा कि अब रिपेयर नहीं हो सकता, जितना काम हम कर सकते थे उतना तो कर ही रहे हैं, पर अगर हम अभी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बने रहे और अगर हमने अभी भी इतने गंदे तरीके से काम करा तो हो ना हो बेटा इसका गलत असर किसके ऊपर पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर पड़ेगा। मतलब बॉडी क्या करेगी ऑर्गेनिज्म की, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको सफ़र करना पड़ेगा। मेरी बात समझो कि हम जिस सेल की बात कर रहे हैं बेटा, हम जिस डैमेज्ड सेल की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है। अगर डैमेज्ड सेल ठीक से काम नहीं करेगा तो इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, है ना। तो डैमेज्ड सेल बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि हम तो और काम नहीं कर पाएंगे, जितना हो सकता था हमने काम कर लिया है, और सबसे मुसीबत की बात यह है कि हम अपने आप को और रिपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि अब रिपेयर की गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो एक काम करते हैं भाई, हम जाते हैं यहाँ से और अपनी जगह अपना रिप्लेसमेंट लेकर के आते हैं। मतलब हम जाते हैं यहाँ से, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम चले जाते हैं ताकि हमारी जगह पे एक हेल्दी सेल आ जाए, और वो हेल्दी सेल क्या करे? 100% एफिशिएंसी से सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म करे ताकि ऑर्गेनिज्म को सफ़र ना करना पड़े। तो ऐसे में क्या होगा? डैमेज्ड सेल अपने लाइसोसोम्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि लाइसोसोम्स तुम्हारे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, एक काम करो, अपनी मेम्ब्रेन्स को तोड़ दो। तो लाइसोसोम्स बोलते हैं कि भैया अगर हमने अपनी मेम्ब्रेन तोड़ दी ना तो हमारे अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है सब बाहर आ जाएंगे तुम्हारे साइटोप्लाज्म में और खा लेंगे आकर के, मतलब डाइजेस्ट कर देंगे साइटोप्लाज्म को। तो सेल बोलता है एग्जैक्टली हम यही चाहते हैं,
हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा साइटोप्लाज्म, हमारा पूरा कंटेंट डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि हम मरना चाहते हैं। क्योंकि जब हम मरेंगे, जब हम यहाँ से हटेंगे, तभी क्या होगा, हमारी जगह पे एक नया हेल्दी सेल आ पाएगा, वरना तो नहीं आ पाएगा। तो एग्जैक्टली वही होता है कि लाइसोसोम्स अपनी मेम्ब्रेन्स को तोड़ देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं सेल में, साइटोप्लाज्म को पूरा वो डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब कि सेल अल्टीमेटली मर जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल ने सुसाइड कर लिया। किसकी मदद से, लाइसोसोम्स की मदद से। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं लाइसोसोम्स को, सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। एक तो ये केस हो गया। अब दूसरा केस ऐसा समझ लो कि मान लो कि एक सेल है, उसमें कोई पैथोजन आकर के घुस गया है, मतलब कि सेल में इन्फेक्शन हो गया है। अब जब वो पैथोजन सेल के अंदर आके, सेल के अंदर जब वो आ जाता है ना, तो पता है वो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। मतलब कि एक पैथोजन आकर के सेल के अंदर अपने ही जैसे कुछ और पैथोजन्स को पैदा करता है। अब वो जो नए पैथोजन पैदा होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो वाले सेल से बाहर निकल करके आस पड़ोस के सेल्स को भी इन्फेक्शन जो ना उनमें फैलाते हैं। तो एक सेल जिसमें कि इन्फेक्शन हो चुका है, वो बोलेगा कि यार देखो हमारे अंदर तो पैथोजन आ ही गया, मतलब हमारे अंदर तो हो ही गया इन्फेक्शन। अब इससे पहले कि ये इन्फेक्शन हमारे नेबरिंग सेल्स में फैले और भी सेल्स में इन्फेक्शन हो, इससे पहले हम क्या करें, सुसाइड कर लें। तो इस केस में भी क्या होता है, लाइसोसोम्स को बोला जाता है कि भैया फट जाओ, ताकि सेल के अंदर जो भी कुछ है इंक्लूडिंग पैथोजन, वो पूरा क्या हो, डाइजेस्ट हो जाए, ताकि नेबरिंग सेल्स में इन्फेक्शन ना फैले। एक और केस होता है, मान लो कि एक सेल है, सेल क्या आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो काम कर करके बूढ़े हो गए, पुराने हो गए, वही है, एफिशिएंसी कम हो गई है। तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, है ना। अगर कोई सेल ऑर्गेनल बूढ़ा पुराना हो जाता है और वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो ज़रूरी है क्या, उसको रिप्लेस कर दिया जाए, सेल ऑर्गेनल को बेटा रिप्लेस कर दिया जाए। तो सेल फिर इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, लाइसोसोम्स को, कि लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकालो, ताकि वो बूढ़े पुराने सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर दे, ताकि वो बूढ़े पुराने सेल ऑर्गेनल्स हटे और उनकी जगह पे नए सेल ऑर्गेनल्स आ जाएं, ताकि काम अच्छे से हो। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं बेटा किसके, लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स आर द ऑर्गेनल्स दैट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कुछ भी क्यों ना हो। When lysosomes burst, the digestive enzymes released start digesting its own cells. That is why they are known as suicidal bags of a cell. ठीक है, चलो next question. Do you agree that a cell is a building unit of an organism? If yes, explain why. Of course भैया, of course, हम इस बात से 100% agree करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें सेल चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा एक दीवार बनाओ, वॉल बनाओ, और वॉल बनाने के लिए जितना भी सामान तुमको चाहिए मुझे बताओ, मैं ला के देती हूँ। तुमने बोला कि मैम ये पूरी लिस्ट है, ये ला के हमें दीजिए, तो हम दीवार बना देंगे। अब लिस्ट में से मैं सारा सामान लेकर के आ गई, एक चीज़ को छोड़ करके, क्या, ब्रिक्स, ईंटें में लेकर के नहीं आई, ब्रिक्स में लेकर के नहीं। आपने बोला कि मैम आपने सारा सामान आप ले आई हो, लेकिन जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो आप लेकर के ही नहीं आई। मैंने कहा क्या, आपने बोला मैम ब्रिक्स, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिना उसके बना लो। तुमको मैंने सीमेंट ला के दिया है, तुमको मैंने रेत ला कर दी, तुमको मैंने गिट्टी ला के दी, बना दो दीवार, क्या बड़ी बात है। अगर ईंटें नहीं है तो एक ही चीज़ तो मिसिंग है, बना दो। आपने बोला नो मैम, बिना ईंटों के दीवार नहीं बन सकती। सिमिलरली अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाना है, स्ट्रक्चर को बनाना है, तो सेल्स चाहिए है, बिना सेल्स के बॉडी बनने ही नहीं वाली है। तभी तो अपन बोलते हैं सेल्स को क्या, बिल्डिंग ब्लॉक, कि अगर सेल्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाएगा। जैसे कि बिना ब्रिक्स के वॉल नहीं बन सकती, वैसे बिना सेल्स के ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं बन सकती बेटा, ठीक है। चलो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। यस, सेल्स आर द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको यूनिट्स लिख लेना बेटा, यूनिट्स, ठीक है। सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में देखो इतने तरह के ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स कैसे बने हैं, टिश्यूज से। टिश्यूज कैसे बने हैं, सेल्स से।
तो जो सेल्स सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं टू फॉर्म टिश्यूज़, टिश्यूज़ फिर मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फिर मिलकर के क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। दिस फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल जो होता है ना वही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the skin of your finger shrink when you wash clothes for a long time? कभी कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी की हेल्प कराने के लिए हम क्या करते हैं, उनके साथ कपड़े धोने में लग जाते हैं या बर्तन धोने में लग जाते हैं, यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए लगातार हमारे हाथ जो है वो सोप सोल्यूशन में डूबे रहते हैं, और फिर 20 मिनट बाद जब हम अपने हाथों को वापस निकालते हैं तो लगता है कि अरे ये उंगलियों को क्या हो गया है, फिंगर्स को क्या हो गया है, स्किन बिल्कुल ऐसी श्रिंक हो जाती है, ऐसे सल पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सवाल है क्यों? तो देखो, मानो ये आपका क्या है, स्किन का सेल है। भाई जो अपनी स्किन है वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है ना, स्किन सेल्स। ये स्किन का एक सेल है, ठीक है। और आपकी जो स्किन है, आपके जो हाथों की जो स्किन है बेटा, वो लगातार सोप सोल्यूशन के कांटेक्ट में है। मतलब कि आपकी स्किन के जितने भी सेल्स है ना, हाथों के स्किन के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सोप सोल्यूशन के कांटेक्ट में है। तो ये देखो, ये क्या है, ये पूरा है सोप सोल्यूशन, ये पूरा है सोप सोल्यूशन। और सोप सोल्यूशन कैसा होता है? हाइपरटोनिक। कैसा होता है? हाइपरटोनिक। यानी कि आपके स्किन का ये वाला सेल जिस सोल्यूशन या जिस मीडियम के कांटेक्ट में है वो कैसा है? हाइपरटोनिक है नेचर में। यानी कि आपके स्किन सेल के अंदर पानी है, स्किन सेल के आसपास जो सोल्यूशन है उसमें भी पानी है, लेकिन पानी कम है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? यही तो होता है ना, सेल के अंदर पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, लेकिन सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, और सेल के बाहर जो मीडियम में जो सोल्यूशन है उसमें पानी कम है। तो सेल के अंदर, आपके स्किन सेल के अंदर जो पानी होगा ना, वो बोलेगा कि अरे अरे मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और सामने जो सोल्यूशन है सोप सोल्यूशन उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना पड़ेगा। यानी कि आपके स्किन सेल्स के अंदर का जो पानी होता है ना बेटा, वो बाहर निकल करके आ जाता है। और आपको पता है कि अगर सेल्स के अंदर का पानी बाहर निकल करके आ जाए सराउंडिंग मीडियम में, सोल्यूशन में, तो क्या होगा? सेल्स जो होंगे वो श्रिंक हो जाते हैं ना, वही होगा। आपके जो स्किन के सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, और इसीलिए जो आपकी स्किन है वो भी आपको ऐसे लगेगी कि जैसे श्रिंक हो गई, ऐसे सल पड़ गए। ठीक है, चल, तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आ जाओ अपन इसका आंसर देख लेते हैं। सोप सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक इन नेचर, प्लीज आप इसको याद रखिएगा, विच मेक्स द वाटर मूव आउट ऑफ द सेल इन योर हैंड। हमारी स्किन में जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स के बाहर आ जाता है पानी, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन श्रिंकेज ऑफ फिंगर्स, जिसके कारण फिंगर्स जो होती है बेटा वो श्रिंक कर जाती हैं। व्हेन यू वॉश क्लोथ्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जब आप अपने हाथ धोगे तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है, वाई इज एंडोसाइटोसिस फाउंड इन एनिमल्स ओनली। सवाल ये है कि एंडोसाइटोसिस आपको केवल एनिमल सेल्स में ही क्यों देखने को मिलता है। बेटा एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ सेल के अंदर आ रही है ना, एंडो मतलब के अंदर, तो कोई चीज़ जब सेल के अंदर आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। वो भी कैसे आ रही है? तो जब कोई सब्सटेंस बल्क अमाउंट में, या जब किसी सब्सटेंस के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आए, सेल मेम्ब्रेन को उसकी क्रॉस करके, तो हम बोलेंगे क्या कि हो रहा है वहाँ पर एंडोसाइटोसिस, है ना। कि कोई सब्सटेंस है, उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, या कोई सब्सटेंस है जो लार्ज अमाउंट में सेल के अंदर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। अब सवाल ये है कि भाई एनिमल सेल्स में ही आपको क्यों आखिर देखने को मिलता है एंडोसाइटोसिस। तो इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ अमीबा के एग्जाम्पल से। अमीबा को आप जानते हैं, है ना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बॉडी में ले दे करके एक ही सेल होता है। वो एक सेल भी कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है ना। और उस अमीबा के इकलौते सेल की भी खास बात ये होती है कि उसका जो इकलौता सेल है उसको कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इररेगुलर शेप्ड बॉडी होती है अमीबा की, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये क्या है? अमीबा है, ठीक है। ये हो गई उसकी क्या? सेल मेम्ब्रेन। और ये है अमीबा का खाना। तो अब आप खुद बताओ, ये जो अमीबा है ये अपने खाने तक कैसे पहुंचेगा?
अमीबा अपने नकली पैर बनाएगा। नकली पैर मतलब फॉल्स फीट, फॉल्स फीट मतलब सूडोपोडिया। सूडोपोडिया होते क्या है बेटा, टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं ना। ये क्या करेगा अमीबा, ये अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को कुछ इस तरीके से फेंकेगा कि ऐसा लगेगा कि देखो इसके 2 नकली पैर बन गए। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये पूरा अपन पढ़ ही चुके हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। ये देखो, ये इसने अपने साइटोप्लाज्म को अलॉन्ग विथ सेल मेम्ब्रेन, है ना, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि देखो इसके 2 नकली पैर बन गए हैं, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। और इन दोनों सूडोपोडिया के थ्रू ही ये अपने खाने तक पहुंचेगा और फिर इस खाने को ऐसे कैप्चर कर लेगा और अल्टीमेटली खाना कहाँ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो यही तो फ़ायदा होता है अमीबा के इरेगुलर शेप्ड होने का, कि भाई इसका जो बॉडी का जो इकलौता सेल है उसको कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं। तो अमीबा अपनी बॉडी के इकलौते सेल को किसी भी शेप में ढाल सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, कोई रोक नहीं कि नहीं तुम अपनी बॉडी का ऐसा शेप नहीं बना सकते। ये बोलेगा कि भैया मेरा बॉडी का तो कोई शेप होता ही नहीं है, तो मैं चाहे ऐसा शेप बनाऊँ, चाहे मैं ऐसा शेप बनाऊँ, चाहे मैं ऐसा शेप बनाऊँ, तुम्हें क्या ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा बेटा, टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनाएगा, जिनको अपन बोलते हैं अमीबा के नकली पैर, फॉल्स फीट मतलब कि सूडोपोडिया। फिर इन्हीं सूडोपोडिया के थ्रू ये अपने खाने तक सबसे पहले पहुंचेगा। कि जैसे कि मान लो मैं कौन हूँ, अमीबा हूँ, ये फॉल्स फीट हो गए, सूडोपोडिया हो गए। अब इन सूडोपोडिया की हेल्प से मैं अपने खाने तक ऐसे 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 करके पहुँचूँगी। फिर पता है क्या होगा, ये दोनों सूडोपोडिया खाने को घेरेंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है, अब देखना, हाँ, ये दोनों सूडोपोडिया खाने को भी घेरेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये घेर रहे हैं खाने को, अभी और घेरेंगे, देखना अभी और घेरेंगे। ये तो शुरुआत है बेटा, ये तो शुरुआत है बस। ये देखो, ये ऑलमोस्ट देखो इन्होंने खाने को घेर ही लिया है। अब अल्टीमेटली पता है क्या होगा, इन दोनों ही सूडोपोडिया की जो टिप्स हैं वो टच कर जाएंगी, कांटेक्ट में आ जाएंगी, जिसके कारण टिप्स की जो मेम्ब्रेन होगी ना बेटा, ये देखो, ये एक नकली पैर है, ये एक नकली पैर है ना, ये नकली पैर, ये नकली पैर, दोनों ही जो नकली पैर है, जो मेम्ब्रेन है बेटा उनकी, वो क्या है, अरे सेल मेम्ब्रेन ही तो है ना। तो सेल मेम्ब्रेन तो आपस में फ्यूज़ कर सकती है ना, तो दोनों ही सूडोपोडिया की जो टिप्स है वो आपस में टच कर जाएंगी, तो टिप्स की जो मेम्ब्रेन होंगी वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगी। टिप्स की मेम्ब्रेन बेटा देखो आपस में ऐसे फ्यूज़ कर जाएंगी और अल्टीमेटली देखो क्या होगा, खाना आ जाएगा अमीबा की बॉडी के अंदर, एक वैक्यूल के अंदर फंस जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। तो ये कैसे हो पाया, अमीबा ने अपना खाना कैसे वो खा पाया। अच्छा, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली एंडोसाइटोसिस। ये क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस ही हुआ। टू बी मोर स्पेसिफिक ये क्या हुआ, फेगोसाइटोसिस। भाई एंडोसाइटोसिस के भी तो 2 टाइप्स होते हैं ना, 2 टाइप्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर आता है ना। और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई लिक्विड या कोई सॉल्वेंट जो है सेल के अंदर आता है। तो इसको अपन बोलते हैं सेल ईटिंग, इसको अपन सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर आया अमीबा के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो फेगोसाइटोसिस है, ये जो एंडोसाइटोसिस है, जो भी है, ये हो कैसे पाया, बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। माना कि अमीबा की बॉडी का इरेगुलर शेप है, उसकी सेल का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो वो किसी भी शेप में अपने सेल को ढाल सकता है, बट जो क्रेडिट है बेटा वो तो सेल मेम्ब्रेन को भी जाता है ना। अपन ने पढ़ा है ना कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। मान लो कि ये सूडोपोडिया बनाने के लिए अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो तैयार नहीं होती कि नहीं भैया मुझे तो नहीं बनाना, आए बड़े, मैं तो रिजिड हूँ। मान लो कि अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होती तो ये सूडोपोडिया बन पाते क्या? अगर सूडोपोडिया नहीं बनते तो ये अपने खाने को कैप्चर कर पाता क्या? अगर खाने को कैप्चर नहीं करा जाता तो क्या खाना कभी भी इसकी बॉडी में आ पाता? यानी कि क्या कभी भी एंडोसाइटोसिस हो पाती? नहीं हो पाती, है ना।
यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबल होना यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहा, प्रॉफिट मिल गया। तो इसकी तो क्या हो गई बेटा, बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? अरे सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है खाना इसके अंदर आ गया। मान लो कि अब मैं बात करूं एक प्लांट सेल की, इसके पास तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, जो कि फ्लेक्सिबल थी, फायदेमंद हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं एक प्लांट सेल की जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं सेल वॉल होती है, और सेल वॉल कैसी होती है, हाईली रिजिड। वो बोलती है कि चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन मैं अपना शेप चेंज नहीं करूँगी। तो बेटा प्लांट सेल में इस तरीके से एंडोसाइटोसिस पॉसिबल होगा क्या? नहीं। सेल मेम्ब्रेन तो बोलेगी कि हाँ चलो ठीक है, मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, मैं जो है ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ, इन्वेजिनेशन ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, बट सेल वॉल जो उसके बाहर होती है, सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के, वो सेल वॉल बोलेगी कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। तो उस केस में बेटा एंडोसाइटोसिस कैसे पॉसिबल है ना? तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया एंडोसाइटोसिस जो होती है ना वो एनिमल सेल्स में ही देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल नहीं है, वो सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन बीइंग फ्लेक्सिबल, सेल मेम्ब्रेन बीइंग फ्लेक्सिबल, वो जो है एंडोसाइटोसिस में पूरी हेल्प करती है, और सेल वॉल उतना ही बोलेगी कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? So endocytosis is found only in animals because the cell wall is absent in animal cells. Due to this, the movement of substances inside the cell is easier in animals than in plant cells. कि animal cells में substances का जो movement है, मतलब cell के अंदर, वो आसान होता है as compared to their movement in plant cells. ठीक है? Next question. A person takes concentrated solution of salt. After some time, he starts vomiting. What is the phenomena responsible for such situation? आय हाय हाय हाय। एक इंसान ने क्या करा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया है, मतलब कि नमक वाला पानी लिया, नमक वाला पानी भी ऐसा कि उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, याद करो अपन ने पढ़ा है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। और याद करवाने के लिए मैंने आपको बहुत ही एकदम ऐसी ही बकवास सा एग्जाम्पल दिया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन होता है। कि हस्बैंड वाइफ क्या होता है, रहते तो साथ में लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कि हस्बैंड बोलेगा कि नहीं यार आज तो हम डिनर घर पे करेंगे, वाइफ बोलेगी कि नहीं कल बाई नहीं आएगी, आज डिनर बाहर करेंगे। या किसी दिन वाइफ बोलती है कि यार पेट खराब है, आज तो घर पे खाना खाएंगे, तो हस्बैंड बोलेगा नहीं आज तो बाहर चलेंगे, मेरा पार्टी करने का मन है ना, बिल्कुल ऑपोजिट। तो सोल्यूशन के जो दो कॉम्पोनेंट्स है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये बेटा बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होते हैं। कि अगर सोल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा, और अगर सोल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन ले रहे हैं। सॉल्ट सोल्यूशन में बेटा सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट ऑफ कोर्स नमक है ना, और सॉल्वेंट क्या है अपना वही पानी, अपना पानी है सॉल्वेंट है ना। तो सवाल में ही बोला जा रहा है कि लड़के ने या पर्सन ने जो सॉल्ट सोल्यूशन लिया है वो कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि जो सोल्यूशन उसने लिया है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, बोले तो सॉल्ट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उस सोल्यूशन में पानी यानी कि सॉल्वेंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम हो जाएगा सोल्यूशन में। और ऐसा सोल्यूशन बंदे ने पी लिया है ना, तो सपोज ये क्या है, उसकी इंटेस्टाइन है बेटा, ये देखो ये है इंसान की इंटेस्टाइन। कौन सी वाली, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो हम जो भी खाना खाते हैं उसका अल्टीमेटली जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, सो दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बेटा सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मतलब फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, तीनों का जो फाइनल डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। फिर वही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स आते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, है ना। तो देखो ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, जिसमें कि ब्लड फ्लो करेगा। ऑब्वियसली ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड ही ना फ्लो करता है। ठीक है, ये देखो। तो मुद्दा क्या होता है, मुद्दा ये होता है कि भाई जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में,
आफ्टर डाइजेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स बने हैं वो न्यूट्रिएंट्स बेटा जिंदगी के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं रहेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स निकल करके कहाँ आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। पड़ोस में जो ब्लड वेसल पड़ी होती है ना, उसमें जो ब्लड हो रहा होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। और फिर जैसे ही न्यूट्रिएंट्स आए हमारे ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएंगे, बॉडी के हर एक सेल तक पहुँच जाएंगे। बॉडी का हर एक सेल क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर लेगा, डैमेज के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए, हर चीज़ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, है ना। तो तरीका देखो यही होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकल करके कहाँ आ जाते हैं, ये निकल करके आ जाते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में, और इसी को अपन बोलते हैं अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया। 10th में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये होता कैसे बेटा, ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ये जो हुआ ना कि इंटेस्टाइन से निकल करके न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ गए, ब्लड स्ट्रीम में आ गए, कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन में क्या होता है, यही तो ना कि चीज़ें जो होती हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में मूव कर जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ये बोलते हैं कि अरे अरे हम तो जहाँ पर है वहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बोलेगा कि अरे मैं तो कहाँ हूँ, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में हूँ, यहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सामने जो ब्लड वेसल में जो ब्लड है वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाऊँगा। मतलब कि इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके ग्लूकोज कहाँ आ जाता है बेटा, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। कैसे, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, है ना, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, लाइक दिस। आई बात समझ? कहने का मतलब यह है कि चीज़ें अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या। अच्छा, एक और चीज़, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, इसकी जो दीवार है वो भी किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। तो एक मैं काम करती हूँ, मैंने यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखो, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है उसके सेल्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये। और मैं लिख भी देती हूँ कि दीज आर सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हुआ क्या, इंसान ने पी लिया है, क्या पी लिया है भाई, उसने पी लिया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। बच्चों ये क्या है, देखो ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, मतलब पानी कम है। तो ये कम सॉल्वेंट वाला, ये कम पानी वाला सोल्यूशन बेटा कहाँ आ गया है, ये आ गया है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार के सेल्स के कांटेक्ट में। ये देखो ना, ये आया सॉल्ट सोल्यूशन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसकी मुलाकात किससे हुई, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल्स, इन सेल्स के कांटेक्ट में आ चुका है ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। अब क्या होगा, इंटेस्टाइन के जो सेल्स होंगे वो बोलेंगे कि अरे यार हमारे आसपास जो पानी आया है उसमें तो सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है। यानी कि अब सेल्स, इंटेस्टाइन के जो सेल्स है बेटा, उनके अंदर का जो पानी होगा वो बोलेगा कि अरे मेरे को बाहर जाने दो, क्योंकि बाहर जो सोल्यूशन आया ना उसमें कॉन्सेंट्रेशन मेरा कम है, तो मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाने दो। तो इंटेस्टाइन के वॉल में जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर का पानी बाहर निकल करके आने लग जाता है बेटा, कुछ इस तरीके से। क्या बोलते हैं इसको, ओपन सेल्स के बाहर जब आ जाए पानी उनके अंदर का, क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको यही लिखना होगा, ये आपके आंसर का कीवर्ड है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, इंटेस्टाइन की वॉल में जो सेल्स है ना, उन सेल्स से पानी बाहर निकल करके आने लगेगा कहाँ, इंटेस्टाइन में। जनरली क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी होता है वो कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तभी तो इंटेस्टाइन क्या होती है, अपनी खाली होती है। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्या उल्टा हो रहा है कि इंटेस्टाइन के वॉल में जो सेल्स हैं उनसे पानी निकल करके कहाँ आ रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है। तो इंटेस्टाइन बोलेगी कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अजीब सा हो रहा है, ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर पानी इकट्ठा होता जाएगा, और इसी पानी के इकट्ठा होने के कारण क्या होगा बेटा, ये पानी बॉडी के बाहर निकलेगा उल्टी के फॉर्म में या डायरिया के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी कम हो जाए तो हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। कैसे हुआ डिहाइड्रेशन, आप ही बताओ, बिकॉज ऑफ एक्सोस्मोसिस। इंसान उल्टियाँ कर रहा है, जैसे नहीं कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है,
है ना। तो अपन जो भी खाते पीते हैं वो सब उल्टी के उसमें या लूज स्टूल के फॉर्म में क्या करते हैं, अपन अपनी बॉडी से बाहर निकलता है। तो हर बार डॉक्टर ये बोलते हैं कि भैया ज़्यादा अगर लूज मोशंस हो रहे, ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्योंकि जब उल्टियाँ होती, जब लूज स्टूल होते हैं तो बॉडी का एक्सेसिव पानी बॉडी के बाहर निकलने लग जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा काम नहीं चलेगा, उल्टियों को, लूज मोशंस को रोकना पड़ेगा, फिर रोकने की दवाई दी जाती है ना। तो यहाँ पर वही तो हो गया कि जैसे ही इंसान ने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन पिया, इंटेस्टाइन की वॉल में जो सेल्स हैं वो बोलते हैं कि अरे बाप रे, बाहर जो पानी है उसमें तो पानी कम है, तो हमारे अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, तो एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा, जिसके कारण पानी इंटेस्टाइन में आएगा, वो पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इंसान को उल्टी आने लग जाएगी, उल्टी से पानी बाहर आएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो। अपॉन कंज्यूमिंग सॉल्ट सोल्यूशन, ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। कौन सी ऑस्मोसिस? एक्सॉस्मोसिस टेक्स प्लेस which results in dehydration. This is the reason for vomiting of the person who consumes salt solution, concentrated salt solution, है ना। डरना नहीं कि मैम अगर हमने 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच वो नमक डाल के पी लिया तो क्या हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन की बात हो रही है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेम एनी सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस। अच्छा, मतलब एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, सबको पता है, राइबोसोम्स, है ना। इसके ऊपर अपन एमसीक्यूज वाले सेशन में भी बात कर चुके हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, वी ईट फूड composed of all the nutrients like carbs, proteins, fats, vitamins, minerals and water. After digestion, these are absorbed in the form of glucose, amino acids, fatty acids and glycerol etc. जैसे कि मैं आपको बता रही थी, देखो जब कार्ब्स का डाइजेशन होता है तो बनता है क्या? ग्लूकोज। जब फैट्स का डाइजेशन होता है तो न्यूट्रिएंट्स क्या बनते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जब प्रोटीन्स टूटते हैं तो क्या बनता है बेटा? अमीनो एसिड्स। और विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो एसिड बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका और डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, व्हाट मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। क्या समझाया था मैंने आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्टीमेटली कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का क्या होता है बच्चों? ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो भी खाना खाते हैं, खाने में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उनका अल्टीमेट या फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब फिर वही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? वही न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब ना सिर्फ हम खाना खाते बेटा, उस खाने में ना सिर्फ ये कार्ब्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं, बल्कि पानी भी तो होता है ना, है ना। तो सवाल ये है कि ये जो अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर की, ये किस मैकेनिज्म से होती है? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, है ना, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, वो बोलते हैं कि अरे जो सामने जो ब्लड है वहाँ पर तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे। मतलब डिफ्यूजन से क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड मतलब ये न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं। वहीं वाटर का क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा बेटा। डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? अलग से एक नाम देते हैं, ऑस्मोसिस का। तो यहाँ पर क्या है? पानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों? पानी है। तो पानी बोलेगा कि अरे यार सामने जो ब्लड है वहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाऊंगा। वो भी कैसे? मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है? ऑस्मोसिस। तो ये 2 मैकेनिज्म होता है बेटा जिनको फॉलो करके जो है डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर जो है वो बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सो अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो। If you are provided with some vegetables to cook, you generally add salt to the vegetables during the cooking process. After adding salts, vegetables release water. What mechanism is responsible for this? वही वाली बात है कि बेटा fruits और vegetables क्या होते हैं? Plant products होते हैं ना, और plant products हैं तो वो किसके बने होंगे? अरे plant cells के बने होंगे ना। तो क्या होगा अगर plant cell को आप एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दोगे जिसमें कि नमक ज़्यादा है, मतलब कि
सॉल्वेंट कम है। बेटा नमक क्या है? सॉल्यूट। अगर वो ज़्यादा है तो सॉल्वेंट ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? कम होगा, मतलब पानी कम होगा। यानी कि सब्जी भाजी के जो सेल्स होते हैं, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो प्लांट सेल्स होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे बाप रे, हम जिस कढ़ाई में आए हैं ठीक है, वहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें तो नमक ज़्यादा है और पानी कम है, और हमारे अंदर पानी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? अपने अंदर का पानी बाहर निकाल देंगे। मतलब कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नॉट फ्रूट्स, मैं बाबा फ्रूट्स क्यों बोल रही हूँ, वेजिटेबल्स, सॉरी। जो वेजिटेबल्स होते हैं बेटा, है ना, उनमें जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर का पानी सब्जी के बाहर निकल करके आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल के अंदर का पानी बाहर आएगा बेटा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, है ना, और इवेंचुअली आपकी जो सब्ज़ी है वो भी क्या होगी? कम हो जाएगी। जैसे कि आपने अगर अपनी मम्मा को कभी बोलते हुए सुना हो, या कभी उनको कोई पत्ते वाली सब्ज़ी बनाते हुए देखा हो, जैसे कि स्पिनच हो गया, मेथी हो गई, है ना, अभी गर्मियों के मौसम में वो भी आती है, अरे कल ही तो खाई थी, याद नहीं आ रही है ना, मतलब कई तरह की भाजी आती हैं। तो मम्मा हमेशा बोलती हैं कि भाजी दिखने में इतनी सारी होती है, लेकिन जब वो बनती है तो बिल्कुल सिकुड़ के इतनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाजी यानी कि क्या है? प्लांट की लीव्स हैं, लीव्स में क्या होंगे? प्लांट सेल्स होंगे ना, तो उन प्लांट सेल्स को जब आप कुक करोगे, है ना, नमक वगैरह डालोगे, तो क्या होगा? प्लांट सेल्स के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, तो सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, और सेल्स जब श्रिंक हो जाएंगे बेटा तो इवेंचुअली क्या होगा? वो जो पत्तियाँ होंगी, है ना, जो लीव्स होंगी पालक की, मेथी की, वो सब ऐसे सिकुड़ जाएंगी, और इसीलिए भाजी बनने के बाद एकदम थोड़ी सी रह जाती है। तो वो होता है एक्सॉस्मोसिस के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। आफ्टर एडिंग सॉल्ट, वेजिटेबल्स रिलीज वाटर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन सा? एक्सॉस्मोसिस। द एडिशन ऑफ सॉल्ट मेक्स द एक्सटर्नल एनवायरमेंट हाइपरटोनिक. This means that the concentration of the water outside is lowered as compared to the concentration of the water inside the plant cells. This results in the elimination of water from the vegetables due to exosmosis. ये आपके आंसर का कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, चल। If cells of onion peel and RBC are separately kept in hypotonic solution, what among the following will take place? Explain the reason for your answer. अनियन पील सेल, मतलब अनियन के छिलके का एक सेल हमने लिया है। अनियन पील सेल बेटा, अनियन के छिलके का हमने सेल लिया है। छिलका मतलब वो देखो, अनियन के ऊपर एक पर्पल पिंकिश कलर की जो कवरिंग होती है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। अनियन की जब आप वो पेपर जैसी कवरिंग हटा देते हो, उसके बाद में आप क्या करो? अनियन का एक छिलका उतारो। ठीक है, छिलके के आप अंदर से देखोगे बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन निकलती है, उसको हम बोलते हैं अनियन पील, और उसके सेल की यहाँ पर बात हो रही है। मतलब यहाँ पर बेसिकली बेटा प्लांट सेल की बात हो रही है। ठीक है ना, अनियन पील सेल का मतलब ये है कि यहाँ पर बात हो रही है प्लांट सेल की, और आरबीसी का मतलब ये है यहाँ पर बात हो रही है एनिमल सेल की। दोनों को कहाँ रखा है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप किसी भी सेल को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल सेल हो, अगर आप उसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस, बाहर का पानी सेल के अंदर आ जाएगा, सेल क्या होगा? फूल जाएगा, है ना। अब देखो क्या बोला जा रहा है, बोथ द सेल्स विल स्वेल। हाँ सही बात है, दोनों सेल क्या करेंगे? फूल जाएंगे। आरबीसी विल बर्स्ट इजीली वाइल सेल्स ऑफ अनियन पील विल रेजिस्ट द बर्स्टिंग टू सम एक्सटेंट। ऑप्शन सी बोल रहा है कि भाई दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि नहीं, आरबीसी एंड अनियन पील सेल्स विल बिहेव सिमिलरली। नहीं देखो, सिमिलरली बिहेव नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेल जो है फूल तो जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है? दोनों सेल को आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, एक ऐसे सोल्यूशन में जहां पर पानी ज़्यादा है, तो बाहर का पानी क्या होगा? सेल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आरबीसी विल बर्स्ट इजीली। क्यों? आरबीसी क्या है? एनिमल सेल, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती है ना बेटा। अनियन पील सेल क्या है? एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल, जो क्या होती है? रिजिड होती है। ठीक है, तो मान लो आप इसको वैसे समझो, आपके पास दो बलून है, दोनों के अंदर आपने खूब सारा पानी भर दिया है। ठीक है, और ये वाले बलून को आपने एक और बड़े से बलून के अंदर रख दिया है। बात आई समझ में? मैंने क्या बोला? मेरे पास दो बलून हैं, एक ये और एक ये, दोनों के अंदर हम क्या करेंगे? पानी भरेंगे, और ये वाले बलून को हमने एक बड़े बलून के अंदर रख दिया है।
अब हमने क्या करा, इन दोनों छोटे बलून्स के अंदर पानी भरना शुरू करा, भरा भरा, ऑब्वियस सी बात है पानी भरेंगे तो क्या होगा, दोनों फूल जाएंगे, है ना। पर हम पानी जो है बेटा भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाला बलून जल्दी फूट जाएगा, है ना। फूट तो ये भी सकता है, लेकिन जल्दी कौन फूटेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग थी बेटा वो एक ही थी, और वहीं ये वाले बलून को आपने क्या करा है, एक दूसरे बलून के अंदर रखा हुआ है। तो जब आप इस बलून को पानी डालोगे इसके अंदर तो ये बलून फूलेगा, है ना। ये बलून कुछ इस तरीके से ऐसे फूलेगा, पानी के डालने पर ये बलून ऐसे फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। फिर क्या होगा, ये बलून की ये वाली दीवार जो है, अंदर वाली जो वॉल है ना, ये बाहर वाली दीवार के ऊपर एक प्रेशर डालेगी, लेकिन वो प्रेशर को थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लिया जाएगा, तो ये जल्दी फूटेगा, ये देर में फूटेगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का भी ऐसा ही है कि आरबीसी जो कि एक एनिमल सेल है, आउटर मोस्ट कवरिंग सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन, तो वो जल्दी बस्ट हो जाएगा। वहीं जो प्लांट सेल है उसके पास तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, वो इतने आसानी से जो ना सेल को फटने नहीं देगी। भाई सेल वॉल का तो काम ही आउटर मोस्ट कवरिंग, प्रोटेक्शन करने का, मैकेनिकल इंजरी से बचाने का, तो वो बचाएगी प्लांट सेल को, अनियन पील सेल को। ठीक है, चल, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। When the surrounding medium is hypotonic, water जो है सेल के अंदर आ जाता है. This leads to the swelling of the cells. RBCs do not have plasma membrane. RBCs do not have, अरे ये तो गड़बड़ हो गई. RBCs do not have cell wall. Very sorry बेटा, यहाँ पर कर लेना आप cell wall. RBCs के पास cell wall नहीं होती है and they swell up and burst easily. Plant cells have a cell wall which will prevent them from bursting. ठीक है, फटने से वो सेल वॉल बचाएगी. नेक्स्ट, बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट सम बैक्टीरिया आर फोटोऑटोट्रॉफिक इन नेचर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. व्हिच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल परफॉर्म्स दिस? बैक्टीरिया, या हाँ चलो ठीक है ऐसे बोल देते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक बैक्टीरियम के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है ना. प्रोकैरियोटिक सेल में हमको पता है कि राइबोसोम्स के अलावा और कोई दूसरे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो वो तो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट. वो पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की शुरुआत कर देता है. मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है और प्लांट अपना खाना बना लेते हैं प्लांट सेल्स में, राइट. बट जब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल्स की तो वो तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, बट फिर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको अपन बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉफिक इन नेचर. मतलब वो भी क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं. पर कैसे? क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, फिर कैसे? कोई बात नहीं, क्लोरोप्लास्ट से क्या मतलब है, क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए. माना कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली वही क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा. इसको क्या हो गया, हाँ, लाइट एनर्जी को वो क्या करेगा बेटा, कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट. फिर इसके बाद में वही लाइट एनर्जी, ठीक है, वही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में. और फिर वही केमिकल एनर्जी आगे जा करके हेल्प करेगी सेल को खाना बनाने में. So some vesicles associated with the plasma membrane are present in bacteria. कुछ vesicles होते हैं बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं और उन्हीं vesicles में क्या होता है, वही पिगमेंट जो है पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी करने में हेल्प करेगा. मतलब वही क्लोरोफिल पिगमेंट. तो भले ही प्लास्टिड ना हो, क्लोरोप्लास्ट ना हो, लेकिन पिगमेंट होना चाहिए. ठीक है, कहाँ, तो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए कुछ vesicles होते हैं जिनके अंदर वो पिगमेंट पाया जाता है. ठीक है, कहाँ, इन बैक्टीरिया में. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ए एंड बी. दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों ही कॉलम के ऑप्शंस को आपको मैच करवाना है. आ जाओ करवा लेते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन किससे ज्वाइन कर सकते हैं, अमीबा, न्यूक्लियस, बैक्टीरिया, डिटॉक्सिफिकेशन या सुसाइडल बैग्स एंड न्यूक्लियोलस. तो मेरे हिसाब से SER को हम ज्वाइन करा सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से, है ना. देन लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम यहाँ पर मैच करा सकते हैं सुसाइडल बैग्स के साथ, है ना.
अभी अभी अपन ने समझा था क्यों। न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड को हम ये एक काम करते हैं ना, क्रोमैटिन मटेरियल को यहाँ पर सबसे अपन पहले ज्वाइन करवा देते हैं न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल कहाँ पाया जाएगा, ऑफ कोर्स अमीबा में। बस तो फिर हो गई कहानी। SER को हमने ज्वाइन करवाया डिटॉक्सिफिकेशन से, लाइसोसोम को हमने करवा दिया किसके साथ, सुसाइडल वैक के साथ। न्यूक्लियोइड कहाँ पाया जाता है, अच्छा यहाँ पर इनने, हाँ ठीक है, न्यूक्लियोइड भी तो बचा था ना, ओके, न्यूक्लियोइड यहाँ पर ऑलरेडी मैच्ड है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। फिर इसके बाद में फूड वैक्यूल्स कहाँ पाए जाएंगे, अमीबा में। क्रोमैटिन कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट। देखो बेटा, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कि ग्रीन पिगमेंट के अलावा कुछ दूसरे कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली क्रोमोप्लास्ट जिन प्लांट पार्ट्स में पाए जाएंगे उन प्लांट के पार्ट्स को ये क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे एक प्लांट में कलरफुल पार्ट्स क्या होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वगैरह, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट आप बोल सकते हो कि पाए जाते हैं फ्लावर्स में एंड फ्रूट्स में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आप बोल सकते हो कि प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि हम वो खाते हैं ना कैरेट, कैरेट क्या है, रूटी तो है, तो उसमें प्लांट का खाना जो है वो स्टोर होता है, तो स्टोरेज के लिए क्या चाहिए, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट पाए जाएंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में, क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स एंड ल्यूकोप्लास्ट इन द रूट्स, ठीक है। चल, नेम द ऑर्गेनल्स विच शो द एनालॉजी रिटन एज अंडर। ट्रांसपोर्टिंग चैनल क्या होता है हमारे सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनती है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ द सेल, गोल्जी अपैरेटस, वही करता है पैकेजिंग एंड पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड ऑल, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस कुछ भी बोल दो। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स, हर चीज को डाइजेस्ट करने में सक्षम होते हैं ये, इसलिए। स्टोरेज सैक ऑफ द सेल, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का ही काम होता है हर चीज को उठा करके स्टोर कर लेना। किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। एंड लास्ट क्या बचा, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। याद करो अपन ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। सेल में होने वाले सारे ही फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, यही न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ इस तरीके से। क्लोरोप्लास्ट में बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कर देता है, और अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, और इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि वो किचन ऑफ द सेल। क्योंकि देखो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, प्लांट अपना खाना बनाता है, प्लांट का खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स के सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ खाना बनता है उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, किचन। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को अपन क्या बोल देते हैं, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज अ बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम अनियन पील सेल। बैक्टीरियल सेल क्या होता है बेटा, एक प्रोकैरियोटिक सेल, और अनियन पील सेल क्या है, एक प्लांट सेल, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको इसे घुमा के दिया हुआ है, बस आपसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस पूछे गए हैं और कुछ नहीं। तो वो डिफरेंसेस बेटा अपन कई बार पढ़ चुके हैं। देखो बैक्टीरियल सेल, पहला डिफरेंस ये बन गया कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, अनियन पील सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड में। अनियन पील सेल में वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, तभी तो अपन बोल रहे हैं कि उसका न्यूक्लियस कैसा है, अनडिफाइंड या पुअरली डिफाइंड। अनियन पील सेल में बेहतरीन सा न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगी अराउंड द न्यूक्लियस।
बैक्टीरियल सेल में क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा, वेयर एज एन अनियन पील सेल क्योंकि वो एक यूकैरियोटिक सेल है तो मोर देन 1 क्रोमोसोम्स यहाँ पर पाए जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होंगे, अनियन पील सेल्स में पाए जाएंगे। न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन, चलो ये वाला पॉइंट आप छोड़ दो क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि आपको 10th पे जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है बेटा जो आपको एक अनियन पील सेल में और बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। मुझे लगता है ये वाला सवाल भी हम अपने किसी डीपीपी में सॉल्व कर चुके हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ये सेल है ना, इसके अंदर क्या हुई है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज अंदर आता है, फिर वो टूटता है किसमें, एक कंपाउंड जिसको अपन क्या बोलते हैं, पायरोवेट। फिर वो पायरोवेट कहाँ जाता है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पर आ जाती है ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन पायरोवेट को आकर के कंप्लीटली तोड़ देती है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलती है ढेर सारी एनर्जी। ये सब कहाँ होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी कहाँ बनी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल, है ना। तो अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये तो वेस्ट है ना सेल के लिए, तो ये गैस बाहर कैसे निकलेगी, सेल के बाहर कैसे जाएगी, डिफ्यूजन से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलेगी कि अरे मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाऊँगी। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन भी अंदर ऐसे ही आती है कि बाहर जो ऑक्सीजन होती है सेल के बाहर, वो बोलती है कि यार यहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाती हूँ, अगेन डिफ्यूजन। तो ये बेटा सेल और उसकी सराउंडिंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है, ठीक है। रही बात किसकी, पानी की, तो पानी तो बेटा कब से पढ़ते आ रहे हैं, ऑस्मोसिस से ही सेल के अंदर आएगा या बाहर जाएगा, है ना। चलो, सो सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन। वाटर मूव कैसे करेगा, सेल के अंदर या बाहर, ऑस्मोसिस से। तो यहाँ पर आपके 2 कीवर्ड्स हो गए, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ये मैंने आपको अभी अभी समझाया। अमीबा अपना खाना ऑब्टेन करता है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के थ्रू। एंडोसाइटोसिस जो कि एक टाइप है बल्क ट्रांसपोर्ट का, जिसमें कि कोई सॉलिड पार्टिकल, ये तो लार्ज अमाउंट में या उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अमीबा स्पेसिफिकली क्या करता है, अपने सूडोपोडिया निकालता है, फॉल्स फीड, और वही सूडोपोडिया उसको उसके खाने तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं और उसको कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। Amoeba obtains its food through endocytosis. It has finger-like projections that fuse with the food particle, forming a food vacuole. The complex food particles are then broken into simpler ones inside the vacuole, which are then diffused into the cytoplasm. ठीक है? Next, name 2 organelles in plant cells that contain their own genetic material and ribosomes. तो ऐसे 2 cell organelles बेटा जिनमें खुद के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। मान लो कि अगर सवाल होता है कि भाई एनिमल सेल में बताओ सेल ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस जिसमें कि राइबोसोम्स एंड डीएनए एंड आरएनए पाए जाते, तो आप क्या बोलते, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स? नहीं, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? अरे प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं पाए जा, सॉरी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आप सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बोल करके आना, लिख करके आना, और नहीं, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये तो हो गया। Why are lysosomes known as scavenger of the cells? क्योंकि बेटा लाइसोसोम्स काम ही ऐसा करते हैं। मैंने आपको अभी अभी नहीं, मतलब कुछ देर पहले पढ़ाया था कि जैसे कि एक सेल है, उसके कुछ ऑर्गेनल्स हैं, बूढ़े पुराने हो गए हैं ना, उतना काम नहीं कर पा रहे, तो वो जो सेल के अंदर लाइसोसोम्स होंगे वो पता है क्या करेंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उन वर्न आउट सेल्स के ऊपर छोड़ देंगे ताकि वो एंजाइम्स जा करके उन वर्न आउट सेल्स को
डाइजेस्ट कर लें, ताकि वो बूढ़े पुराने सेल ऑर्गेनल्स है ना, सेल ऑर्गेनल्स, तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो क्या करेंगे, वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे जा करके, ताकि उनकी जगह पे नए सेल ऑर्गेनल्स आ जाएं और एक सेल जो है अपना काम 100% एफिशिएंसी के साथ कर पाए। उसके अलावा कहीं इंजरी वगैरह हुई है, ठीक है, तो इंजरी हुई है तो साइट ऑफ इंजरी पे क्या हुआ है, सेल्स वगैरह क्या हो गए, डेड हो गए हैं, तो उन डेड सेल्स को वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वहाँ पर नए सेल्स आ पाएंगे। तो उन डेड सेल्स को, डेब्रिस को हटाने के लिए भी क्या करते हैं, लाइसोसोम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ देते हैं, तो साइट ऑफ इंजरी पर जो भी डेब्रिस है, जो भी डेड सेल्स है, उनको वहाँ से साफ कर दिया जाता है, ठीक है। Lysosomes also known as scavengers of the cells because lysosomes have digestive enzymes, ऐसा कर दो, they have digestive enzymes which are used to destroy pathogens, burn out cell organelles. Lysosome also destroy waste materials which are harmful to the cells, मतलब हर चीज़ को ही उठा करके डाइजेस्ट कर देंगे, काम तमाम कर देंगे, है ना, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, scavengers of the cell. नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, ठीक है। विच काइंड ऑफ प्लास्टिड इज मोर कॉमन इन रूट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये तो हमने अभी अभी देखा था। रूट्स में क्या पाए जाएंगे बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में देखो पिगमेंट्स तो होते नहीं है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करेंगे, ऑयल को स्टोर करेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे, स्टार्च को स्टोर करेंगे, लाइक दैट। तो रूट्स में जनरली ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में क्रोमोप्लास्ट। अभी अभी हमने देखा था, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई डू प्लांट सेल्स पोजेस लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स में इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स क्यों होते हैं। देखो ऐसा है कि जब प्लांट सेल छोटा होता है ना, तो वैक्यूल्स छोटे छोटे ही होते हैं, बट जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होने लग जाता है, तो वो जो वैक्यूल्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ होकर के ऐसे बड़े बड़े लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सेल पोजेसेस, plant cells possess large sized vacuoles because vacuoles not only store important materials but also contain a sap that gives turgidity to the cell। कि मैंने आपको बताया कि जब प्लांट सेल यंग होगा वैक्यूल्स छोटे छोटे होंगे, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होने लग जाएगा वैक्यूल्स आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और बड़े बड़े साइज़ के वैक्यूल्स जो हैं वो बन जाएंगे। बट क्यों, प्रक्रिया क्या हुई वो तो समझ में आ गई कि लार्ज साइज वैक्यूल्स आ कहाँ से गए प्लांट सेल्स में, लेकिन वो क्यों आए हैं उसका रीज़न आपसे पूछा गया है। क्योंकि वो जो लार्ज साइज के वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल्स में, उनके अंदर भरा होता है क्या, सेल सेप। क्या भरा होता है बेटा, सेल सेप भरा होता है, और यही सेप प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ये जो सेल सेप होता है ना, जो कि सेंट्रल वैक्यूल में पाया जाता है इन प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल्स को टाइट रखने में हेल्प करता है। कि जैसे कि सपोज ये क्या है, प्लांट सेल है, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या हो गया, सेंट्रल वैक्यूल हो गया। तो सेंट्रल वैक्यूल के अंदर ये भरा होता है पूरा क्या, सेल सेप, ये भरा होता है सेल सेप, ठीक है। और इस सेल सेप के कारण आप बोल सकते हो कि एक तरीके का प्रेशर पड़ता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर की तरफ से, कि अगर सेल मेम्ब्रेन सोचेगी कि यार मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, मैं मूव करके जो है अंदर आ जाती हूँ, तो ये सेल सेप, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, इस पर जो सेल सेप है, ये बोलेगा नहीं, सेंट्रल वैक्यूल बोलेगा कि भैया हमारे अंदर इतना सेल सेप भरा हुआ है, और इस सेल सेप के कारण, जैसे कि एक आपके पास, आपके हाथ में अगर मैं बलून रख दूँ और दूसरे हाथ में मैं आपके हाथ में एक ऐसा बलून रखूँ जिसमें कि पानी है, तो आपका कौन सा वाला हाथ श्रिंक रहेगा, ये वाला या ये वाला। इसमें बलून है, इसमें भी बलून है, लेकिन इस बलून में क्या है, पानी है। तो अगर आप बिना पानी वाले बलून को पिचकाने की कोशिश करोगे, आप पिचका लोगे, आपका हाथ पूरा मुट्ठी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस हाथ की मुट्ठी बांधने की कोशिश करोगे, बन पाएगी क्या, नहीं। क्यों, अंदर क्या है, बलून, बलून में क्या है, पानी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि सेल मेम्ब्रेन अगर श्रिंक होने की कोशिश करेगी
तो सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो बोलेगी कि अरे बहन क्या कर रही हो, अंदर सेल से भरा हुआ है, और इसके कारण मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है ऊपर की तरफ। तो जो प्लांट सेल है उसको टर्जिडिटी मिलती है, सेल ऐसा टाइट रहता है। और क्योंकि ये टर्जिडिटी चाहिए है, क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारे प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, जैसे कि स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, इनको अगेंस्ट द ग्रेविटी जा करके इरेक्ट पोजीशन में खड़े रहना पड़ता है। तो ये स्ट्रेंथ उनको तभी मिलती है जब प्लांट सेल्स कैसे हों, टर्जिड हो। ठीक है, चलो, हाउ डू क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड टू ईच अदर? क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन में क्या रिलेशन होता है? देखो वैसा है कि जब एक सेल डिवाइडिंग स्टेज में नहीं आता, मतलब जब सेल सोचता है कि नहीं भैया अभी मुझे डिवाइड नहीं करना है, तो उस समय आपको उस नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक नेटवर्क देखने को मिलेगा, जो होता है क्रोमैटिन का। देखो क्रोमैटिन में भी डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बट क्रोमैटिन आप ये समझ लो कि डीकंडेंस्ड फॉर्म होता है, कि आपको कुछ ऐसा थ्रेड लाइक पूरा एक वेब लाइक देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर, कब? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। वहीं जब सेल डिवाइड होने की स्टेज में आ जाता है तो यही क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और दो ऐसे मतलब ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमैटिड क्या है? इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है बेटा, उसकी कॉपी बनती है। उस कॉपी के ऊपर भी क्या होता है? एक ऐसा कवर लगा दिया जाता है। तो ये भी क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड, और ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया क्रोमैटिन, ये हो गया क्रोमोसोम, और ये हो गए क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिन is the thread-like structure which forms the chromosomes. A copy of duplicated chromosome which is generally joined to the other copy of the by a centromere is called chromatid. मैंने क्या बोला? ये देखो थ्रेड लाइक आपको दिख रहा है एक नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में, इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड करेगा तो ये कंडेंस होकर के क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। ठीक है, और इसी क्रोमोसोम की जो दूसरी कॉपी बनी है, ये क्रोमोसोम था, इसकी एक और कॉपी बन गई। दोनों कॉपीज क्या है? एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं। तो जो दो कॉपी मतलब यहाँ पर जो दो कॉपी बन गई है, इन कॉपीज को अपन क्या बोलेंगे? जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं, क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, सो अ डुप्लीकेटेड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम विच इज जनरली जॉइंड टू द अदर कॉपी बाय अ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड क्रोमैटिड. Chromosomes, when cell starts to divide, the tangled mass of chromatin condense into long thread या rod like structures, जिनको अपन क्या बोलेंगे? chromosomes. ठीक है, what are the consequences of the following conditions? A cell containing higher water concentration than the surrounding medium. बेटा अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो पानी सेल के बाहर आ जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा, और सेल श्रिंक हो जाएगा. अ सेल हैविंग लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम. सेल के अंदर पानी कम है तो वो पानी सेल के अंदर आएगा, बाहर का पानी सेल के अंदर आएगा, एंडोस्मोसिस हो जाएगा, और जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा. अ सेल हैविंग इक्वल वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स सराउंडिंग मीडियम, नेट मूवमेंट जीरो होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो. ये मत लिखना कि पानी का मूवमेंट ही जीरो है, नेट मूवमेंट जीरो है, और सेल शेप सेम रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा सेल के शेप में. ठीक है, लाइक दिस. ओके, सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. आज अपन ने सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया है. अब हम मिलेंगे कहाँ? अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे हम सॉल्व. ठीक है, तब तक आप क्या करोगे? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. बाय बाय, हैव अ ग्रेट